Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology. MPCE 046 यानी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं. इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है. इंडेक्स आपके ठीक सामने है और मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ, आज हम 8th वीडियो शुरू कर रहे हैं. इस 8th वीडियो से पहले ये जान लीजिए कि इस पॉजिटिव साइकोलॉजी के फर्स्ट 3 वीडियोज में आपने ये सब टॉपिक कवर कर लिए हैं. उसके बाद 4th और 5th में हमने माइंडफुलनेस एंड वेलबींग से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया था. देन 6th एंड 7th में हमने हैप्पीनेस एंड इमोशंस में टोटल 6 टॉपिक्स को 2 पार्ट्स में कवर किया था. और आज अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस, रेजिलियंस, ग्रिट एटसेट्रा. कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं. इनको एक जगह पे मैंने कैटेगराइज करके किया है फिक्स. और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको नजर आ रहे हैं 7 टॉपिक्स, जिनमें से फर्स्ट 3 टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे 8th वीडियो में, और उसके बाद 9th वीडियो में हम बचे हुए 4. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ छोटी मोटी टॉपिक्स हैं, तो उनको एक साथ कलेक्ट किया है. वो हमारा 10th और लास्ट टॉपिक होगा. तो आज और उसके बाद के 2 टॉपिक्स के साथ में आपका ये सब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो आज आते हैं स्ट्रेस, रेजिलियंस, ग्रिट के फर्स्ट टॉपिक पे, जो है पेज नंबर 47 पर. तो फटाफट से हम लोग अपने स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं जहां से हमें इस टॉपिक को कवर करना है. आपके ठीक सामने है ग्रिट का टॉपिक. बहुत पूछा जाता है आज. अब जो ये स्ट्रेस और रेजिलियंस ग्रिट वाले में से जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुए हैं मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन आया है. तो समझ लीजिए आज के टॉपिक बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में. और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के. पहले तो ग्रिट का मीनिंग हमें समझना होगा. अगर आपने कभी भी ये वर्ड नहीं सुना है तो इसका मीनिंग जानने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस आंसर में लिखना क्या है, जस्ट एक मीनिंग जानने के बाद. लेकिन मीनिंग पे पहुंचने से पहले मैं आपको ग्रिट को अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाइड वे में समझाती हूँ. बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं, हम देखने को मिलते हैं, जो अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करते. डिस्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स वो सक्सेस को अचीव करते हैं, लेकिन उस पूरे फेज में जो उनके साथ एक लंबे समय तक अनसक्सेसफुल फेज चलता है, वो गिव अप नहीं करते, अपनी हिम्मत को हारने नहीं देते, अपने ग्राफ को बिलो एक पॉइंट से नीचे नहीं जाने देते. तो ऐसे सभी लोग ग्रिट पे हाई होते हैं. तो यानी उनके अंदर जो ग्रिट है, ग्रिट वो कैरेक्टरिस्टिक है जो उस पर्सन की उस स्ट्रेंथ को दिखाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन कभी भी गिव अप नहीं करता, इवन दो वो कॉन्टिन्यूस फेलियर को एक्सेप्ट करता रहता है, एक्सपीरियंस करता रहता है, और एक दिन सक्सेसफुल जरूर होता है. तो कितना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं. ग्रिट इज डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल ट्रेट कैरेक्टराइज्ड बाय परसिवियरेंस एंड पैशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि जिस चीज में वो लगे हैं वो बहुत आसानी से उन्हें नहीं मिलेगा. जिसमें कि आप देखिए जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ भी इस तरीके की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीजें जल्दी नहीं हो पाएंगी. तो ऐसे में उनके अंदर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है. एक तो पैशन, उस चीज को पाने की इच्छा, ऐसा करने की डिजायर, और परसिवियरेंस, लगातार बने रहने की एक टेंडेंसी, उस चीज से निकलकर भागने की कोशिश नहीं करना. अगर फ्लक्चुएट कर रहा है पर्सन तो वो ग्रिड पे हाई नहीं होगा. जो उस चीज में बना रहेगा लगातार, वो ही पर्सन परसिवियरेंस पर हाई होगा. It involves maintaining effort and interest over years despite failures, adversity and plateaus in progress. उसकी जो प्रोग्रेस है बार बार उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, उसको फेलियर्स मिल रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आ रही हैं, लेकिन वो अपने एफर्ट्स को मेंटेन करता रहता है, वो गिव अप नहीं करता. Grit is about having the stamina to stick with your future day in, day out, not just for the week, not just for the month, बट फॉर years एंड वर्किंग हार्ड टू मेक देम दैट फ्यूचर अ रियलिटी. मतलब जब भी हमें लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना होता है तो वो कभी 1 दिन 2 दिन का कंसिस्टेंसी से हो भी नहीं सकता. तो ऐसे में न केवल 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, बल्कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड बने रहना होता है, लगातार पर्सन करता रहता है. अब आप ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में सोचिए जो ग्रिट पर हाई होगा. उस पर्सन की क्या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अब आपको ये सोचना है. अगर आप खुद उनमें से कोई एक पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने अपने आसपास, अपने सिबलिंग्स में किसी क्लोज पर्सन को इस चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है तो भी आप विजुलाइज कर सकते हैं. बेसिकली आंसर लिखने के लिए आपको किसी बहुत लंबे चौड़े कंटेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है, ग्रिट पे जो हाई होते हैं, वो और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करते हैं. क्योंकि ग्रिट अपने आप में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये सब चीजें किसी पर्सन में होंगी तभी वो ग्रिट पर हाई होगा. तो सबसे पहले हम देखें तो जो हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा, एफर्ट्स में परसिवियरेंस दिखना चाहिए. दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रिट इन्वॉल्व्स द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ओवर द लॉन्ग हॉल. इट इज द एबिलिटी टू कीप वर्किंग हार्ड इवन व्हेन देयर इज नो इमीडिएट रिवॉर्ड और व्हेन फेस्ड विद सेटबैक्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करते रहते हैं, हमें पता है इसमें हमें अभी जल्दी अचीव नहीं होगा,
लेकिन बने रहना, परसिवियरेंस की जो कंडीशन है वो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ये नहीं है तो ग्रिट का होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्ट में कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये तभी हो सकता है जब वो काम हमारी खुशी का और मर्जी का हो। जो काम हम किसी के फोर्स करने पर करेंगे उसमें हम लॉन्ग रन तक नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो पैशन, फायर, डिजायर, ये सारी चीजें साथ में चलती हैं जब पर्सन के इंटरेस्ट का काम होता है। तो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट होने के बावजूद कई बार इंसान चीजों को छोड़ सकता है क्योंकि उसको एडवर्सिटी, डिफिकल्टीज मिल रही हैं, वो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा है, हो सकता है, लेकिन यही उसे बना के रखना है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तभी वो ग्रिट पर हाई है। रेजिलियंस, grit encompasses resilience, the capacity to bounce back from failures or hardships, seeing them as temporary obstacles rather than permanent barriers. रेजिलियंस ये हमें बताता है, सिखाता है कि अगर कोई डिफिकल्टी आई है हमारे रास्ते में तो वो आएगी, हमें उसको टैकल करना है, हमें उसको पार करके निकलना है। ये नहीं कि उस ऑब्स्टिकल से घबरा के डर के हम बैठ जाएं। तो ये टेंडेंसी होनी जरूरी है, तभी पर्सन ग्रिट पे हमें हाई दिखेगा। ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। एक बिलीफ जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, चीजें हो जाएंगी, सब अच्छा होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं ना वो हमारे एक्शंस को बिल्ड करते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो अगर हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म होगा, हमारे अंदर ये फेथ होगा खुद को लेकर, हमारा सेल्फ एस्टीम हाई होगा कि हम इसे कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, उनके सामने ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर वाले कह रहे हैं कितने अटेम्प्ट और करोगे, तुमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया कोचिंग करने में, अब नहीं हो पाएगा। ये क्या है, उनको यहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, फिर भी वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं। ऐसी तमाम स्टोरीज हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो लोग सभी ग्रिड पे हाई होते हैं जो गिव अप नहीं करते। तो ऑप्टिमिस्टिक उनको अपना नेचर बना के रखना होता है और उसमें हिंड्रेंस नहीं आने देना होता है। साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेशन जो है एक बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि खुद को रेगुलेट करना, खुद को मॉनिटर करना और अपने को डिसिप्लिन में रखना बड़ा जरूरी है। अगर हम उस डिसिप्लिन बिहेवियर के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सेल्फ रेगुलेशन में यानी खुद को डिस्ट्रैक्शन से मैनेज करना, ग्रेटिफिकेशन को डिले करना एंड कीप इमोशंस इन चेक टू स्टे ऑन कोर्स टुवर्ड्स वंस गोल। ग्रोथ माइंडसेट भी होना जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट ही वैसा होगा कि हाँ हम कर लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होगा नेचर, तभी तो चीजें हो पाएंगी। ग्रो करने की टेंडेंसी रखना कि हाँ यहाँ से ग्राफ हमारा भले ही फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन वो फ्लक्चुएशन के साथ भी ऊपर चले, वो फ्लक्चुएशंस के साथ नीचे ना जाए, ये बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ग्रोथ माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। तो इतनी हेडिंग्स पढ़ने के बाद आप ये समझ रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रिट में होंगी, और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो आपको लगेंगी और आप इसके कंटेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ग्रिट और डिटर्मिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। ग्रिट अगर किसी में होगा, हाई कंपोनेंट होगा, तो क्या नेगेटिव होगा? अच्छा ही होगा सब कुछ, तो अच्छी अच्छी बातें हमें लिखनी है। अचीवमेंट इन एजुकेशन एंड वर्क, ग्रिट इज अ सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन वेरियस फील्ड। एकेडमिक अचीवमेंट से लेके प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट तक पर्सन अगर ग्रिट पे हाई है तो वो अचीव करता हुआ नजर आएगा। भले ही हमें ये लगे कि वो उसने बड़ा गोल अचीव नहीं किया है, लेकिन उसके छोटे छोटे रिकॉग्निशन साइमल्टेनियसली चलेंगे। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो वो टारगेट लेके चल रहा है बस हमें वही अचीव करने के बाद वो दिखे कि उसने कुछ अचीव किया है, क्योंकि लर्निंग होती रहेगी, उसकी अर्निंग भी होती रहेगी, तो वो अपने वर्क में, एजुकेशन में लगातार कुछ ना कुछ अचीव करता रहेगा। पर्सनल डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वही मैंने भी बोला ना कि वो लर्न भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है। लर्निंग इज द बिगेस्ट अर्निंग। तो उसी में पर्सन जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है, वो फेलियर से भी सीख रहा है, वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है, इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी ओवर टाइम डेवलप होती चली जाएगी और वो बहुतों से बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा। Mental health. While grit involves dealing with stress and failure, it is also associated with lower level of depression and anxiety over time. ग्रिट में हम ये चीज तो देखते हैं कि पर्सन के सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके निकलता है, यानी डिफिकल्ट फेज आता है, डिप्रेस भी होगा पर्सन, परेशान भी होगा, लेकिन वो उससे निकलेगा, ये तय बात है। तो एक तरीके से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो ओवरऑल पॉजिटिव बनी रहती है, तभी तो वो ग्रिट की कैटेगरी में आएगा। अगर वो डिक्लाइन होती चली गई, उसने गिव अप कर दिया, तो फिर कहाँ ग्रिट रह गया। Enhanced well-being. Determination can lead to a sense of purpose and fulfillment. Achieving hard-fought goals can provide deep satisfaction and a sense of self-worth. जो लोग ग्रिट को पजेस करते हैं, ग्रिट उनके अंदर एक कंपोनेंट होता है,
और वो अपनी लाइफ में लंबे गोल्स को एक्वायर करते हैं, देन दे फील सेटिस्फाइड। उन्हें लगता है कि हाँ, उन्होंने कुछ हासिल किया, जो वो चाहते थे उन्होंने किया। तो सेल्फ वर्थ फील होती है, सेल्फ एस्टीम हाई फील होती है। ये चीजें देखने को मिलती है। रेजिलियंस बिल्डिंग, facing and overcoming in challenges build resilience which is beneficial in all areas of life। जब रेजिलियंस बिल्ड होगा तो वो ना केवल उस फेज में बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आएगा। अगर कोई पर्सन रेजिलियंस पे हाई है तो फिर तो वो हर चीज में होगा ना। एक उसी को गोल ही को अचीव करने के लिए तो उस रेजिलियंस नहीं है, बाकी लाइफ की डिफिकल्टीज में भी काम आएगा। सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मेंटोर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके आइडियाज को लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक मोटिवेशन होते हैं दूसरों के लिए। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट उनका रहता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस, अनलाइक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन और टैलेंट, ग्रिट इज अबाउट एंड्योरिंग एफर्ट एंड पैशन विच आर मोर लाइकली टू लीड टू सस्टेन्ड सक्सेस ओवर टाइम। लोग जो भी सक्सेस इसके थ्रू अचीव करते हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। जैसे मैंने अभी ये भी कहा कि बीच में ऐसा भी होगा कि लोगों को शॉर्ट टर्म में भी कुछ उनके गोल अचीव होंगे, वो भी उनकी सक्सेस का पार्ट होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो बड़ी सक्सेस को एक्वायर करने के फेज में ही ग्रिट को काउंट किया जाता है। बेटर कोपिंग मैकेनिज्म, ऐसे लोगों की जब ग्रिट की बात आती है तो अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म उनके अंदर होती है, चीजों के संग टैकल करना, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पे हाई होते हैं और इस जर्नी में वो खुद को भी इम्प्रूव करते जाते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में जो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिखा था वो भी इससे एसोसिएट होता है, फिर भी अलग भी लिख ही सकते हैं। तो समराइज, ग्रिट इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग हार्डर बट ऑल्सो वर्किंग स्मार्टर इन द परसुएट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। It's a quality that transcends more talent, offering a pathway to achievement that's accessible through determination and resilience। ये ग्रिट के जो पाथ में जो भी पर्सन चलता है उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत जरूरी है, पैशन होना जरूरी है, परसिवियरेंस होना जरूरी है, रेजिलियंस होना चाहिए। ये कुछ दो तो नहीं पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो लोग अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करते, यानी जो ग्रिट पे हाई होते हैं, वो ही लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम जिस पाथ पे चले उसमें पेशेंस रखें, सब्र करें और डिफिकल्ट सिचुएशन से घबराएं नहीं, तभी लॉन्ग टर्म में चीजें अचीव हो पाएंगी। अब साइकोलॉजिकल कैपिटल पे आ जाते हैं। ये कुछ कुछ सिमिलर आपको लगेगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, ऑफकोर्स डिफरेंट है, मतलब बातें तो सब पॉजिटिव ही चल रही है, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ। साइकोलॉजिकल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है ना कि समथिंग जो हमारे पास है जिसको हम ओन करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए साइकोलॉजिकल कैपिटल उसी की है जो हीरो है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा, हीरो आपको दिख भी रहा होगा। साइकोलॉजिकल कैपिटल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय 4 की कंपोनेंट्स। वो पर्सन जो हीरो है, यानी जिसमें होप है, एफिकेसी है, रेजिलियंस है एंड ऑप्टिमिज्म है, उस पर्सन को हम देखते हैं कि वो साइकोलॉजिकल कैपिटल को एक्वायर करता हुआ नजर आता है। कैसे, समझिएगा। और अभी these elements collectively contribute to an individual's ability to perform and succeed in various aspects of life of work। इसके बारे में कुछ और इसके कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि यानी जितने भी हम 4 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, हीरो की जो बात कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली किसी भी इंडिविजुअल के लिए वर्क करते हैं, सब मिलके, यानी चारों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस पर्सन में देखने को मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता है। होप इन्वॉल्व्स हैविंग गोल्स, द मोटिवेशन टू परस्यू देम एंड द कैपेबिलिटी टू डिवाइस मल्टीपल पाथवेज टू अचीव दोज गोल। यानी कि पहले तो हमारे अंदर एक किसी गोल को एक्वायर करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, वो होप होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। जब हमारे अंदर होप नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम कुछ शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो होप होनी बहुत जरूरी है। देन एफिकेसी यानी सेल्फ एफिकेसी, फिर उस काम को करने के बारे में खुद का बिलीफ। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी को दिखाता है, हम कितने एफिशिएंट हैं। अब किसी पर्सन ने सोचा कि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो पर्सन अपनी एफिकेसी को जब इवैल्यूएट करेगा तो उसको लगेगा नहीं, मेरे लिए शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपनी एफिकेसी के हिसाब से हमारा जो गोल सेट है वो होना चाहिए। तो अपने बारे में ये बिलीव कि जो आइडियाज, जो एग्जीक्यूशन हम करेंगे वो हम कर भी पाएंगे या नहीं, हम उसके लिए कितने वेल सूटेड हैं। इट्स कॉन्फिडेंस इन वंस कॉम्पिटेंस टू टैकल टास्क एंड चैलेंजेस। देन रेजिलियंस, जो काम हम करेंगे उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। कभी भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई चीज़ हमें एकदम स्मूथ मिल जाए कि बस चलते जाओ आराम से सब कुछ हो जाए। लाइफ में कभी भी कुछ भी स्मूथ नहीं होता। तो ऐसे में इस थॉट के साथ आगे बढ़ना कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए, फेलियर आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, कुछ भी डिफिकल्टी हो जाए, हम उस सिचुएशन को पास ऑन करेंगे, हम उस सिचुएशन में गिव अप नहीं करेंगे, बाउंस बैक कर पाएंगे। तो रेजिलियंस की वो चीज़ हो गई।
फिर ऑप्टिमिज्म, द टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट गुड आउटकम्स एंड एट्रीब्यूट पॉजिटिव इवेंट्स टू पर्सनल, परमानेंट एंड परवेसिव कॉजेज। इट इज अबाउट मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड फ्यूचर इवेंट्स। अब बहुत सारी चीजें तो हमने सोच ली, लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारी होप है, जिससे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें ऑप्टिमिस्टिक होना भी जरूरी है। हीरो का जो ओ है वो हमें यही कहता है कि एक ऑप्टिमिस्टिक लुक होना जरूरी है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होती हैं, वो पर्सन साइकोलॉजिकल कैपिटल को होल्ड करता है, राइट? वो पर्सन हीरो होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजिकल कैपिटल होने के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जिन लोगों को जो हायर साइकैप पे होते हैं, ये टॉपिक आपको साइकैप की तरह भी नजर आएगा, साइकोलॉजिकल कैपिटल। जिन लोगों के अंदर हमें साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई दिखती है, यानी जो ओन करते हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल को, वो बेटर जॉब परफॉर्मेंस में हमें नजर आएंगे, एकेडमिक अचीवमेंट पे हाई दिखेंगे और ओवरऑल लाइफ सक्सेस में भी हाई दिखेंगे। यानी कि उनकी हर जगह पे परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड रहती है, बेहतर रहती है। अगर वो किसी के भी कंपैरिजन में काम कर रहे हैं तो वो उससे बेटर ही नजर आएंगे जो साइकैप पे हाई हैं। वेलबींग अच्छी होती है, ऐसे लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ज्यादा साइकैप का होना बर्नआउट, डिप्रेशन इनसे बाहर निकालता है। मोटिवेशन हाई रखता है। जो जिस पर्सन के अंदर हीरो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसका मोटिवेशन भी हाई रहेगा, वो कुछ अच्छा करना चाहेगा लाइफ में। इससे वर्क एंगेजमेंट भी इंक्रीज होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता है, पैशन बढ़ता है, टास्क को करने का कमिटमेंट बढ़ता है और वो लगा रहता है चीजों को करने में। अडेप्टेबिलिटी, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास साइकैप होता है, वो चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चेंज में एडजस्ट भी हो जाते हैं। इसके साथ अनसर्टेनिटी से भी कोप कर लेते हैं और बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। ये फिजिकल हेल्थ से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेट करता है। एक हीरो की पॉजिटिव हेल्थ होगी या नहीं, आप खुद ही सोचिए। डेफिनेटली होगी। जब उसके अंदर हम पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स भी देखने को मिलेंगे। साइकैप इज नॉट स्टैटिक, इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन लाइक training programs focused on fostering these positive psychological states. Organization and educational institution often leverage PsyCap to enhance employee और student performance और बाकी चीजें भी, क्योंकि साइकैप के लिए, साइकैप को इंक्रीज करने के लिए, अब स्पेशली तो साइकैप के लिए ही नहीं ट्रेनिंग अरेंज की जाती हैं, कुल मिला के अपने एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को हाई करने के लिए, उनको एक बेटर मेंटल हेल्थ देने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सब चीजें ऑर्गेनाइजेशंस में करते ही हैं। फिलहाल कुल मिला के जब साइकैप को एक्वायर करता है कोई भी पर्सन, तो वो हीरो बनता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीजें पॉजिटिवली आती जाती हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों टॉपिक आप मान के चलिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक है तो काफी पूछा गया है और मैंने आपसे बिगिनिंग के कुछ वीडियोस में बात भी कही थी कि इस टॉपिक को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब वो टाइम आ गया है। हमें समझना है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या होता है। ये जो वर्ड है ना, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ ये बात, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कैरेक्टर स्ट्रेंथ के बारे में, बिना कुछ साइकोलॉजी में जाने, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही है कैरेक्टर स्ट्रेंथ। और उसे हम और इलाबोरेट करेंगे। वो पॉजिटिव ट्रेट होते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ दैट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स कोर वर्च्यूज एंड कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड सोसाइटल वेलबींग। जब कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो वैल्यूज होल्ड करती हैं, उससे दूसरा पर्सन इम्पैक्ट होता है। मतलब वो पर्सन सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता ही देता है, और खुद तो ऑफ कोर्स लेता ही है, उसको तो मिलता ही मिलता है। दे आर स्टेबल morally valued attributes that manifest in thoughts, feelings and behaviors, helping people thrive and flourish. ये जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होती है किसी भी पर्सन की, वो मॉरली वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब वो उसके अंदर इस तरह से डीप रूटेड होते हैं कि उसके कैरेक्टर में वो लगातार नजर आएंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी बात पे। जो लोग कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे हाई होते हैं, उनके अंदर जो भी कैरेक्टर है, जो भी वैल्यू है, वो इस तरह से आपको नजर आएगी कि वो उस वैल्यू का यूज करते हुए कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर वो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, तो वो ये सोचकर किसी की हेल्प कभी नहीं करेंगे कि इस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसको हेल्प करने से मुझे रिकग्निशन मिलेगा या मैं जाना जाऊंगा। वो किसी भी पर्सन को जो नीडी होगा उसकी हेल्प करेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कोई ओल्ड एज पर्सन उन्हें नजर आ जाए, कोई रास्ते में चलता हुआ नीडी पर्सन उन्हें दिख जाए, या उन्हें लग जाए कि किसी पर्सन को मेरी हेल्प से बेनिफिट हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग एनिमल्स को, ह्यूमंस को, बर्ड्स को, सभी के टुवर्ड्स लव और केयर अफेक्शन दिखाते हुए दिखते हैं। ये मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात की है, एक ही वैल्यू की बात की है।
इस तरीके से और भी वैल्यूज हो सकती हैं जो किसी पर्सन में होंगी। तो वो पर्सन, आप सोचिए, वो आपके मन में जो भी पर्सन की इमेज बनी होगी, मेरे भी मन में पर्सन की इमेज बनी है, तो जिस भी पर्सन की इमेज आपके मन में बनी है, आप उस पर्सन को बहुत पॉजिटिवली परसीव कर रहे होंगे, वो पर्सन आपको बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा होगा माइंड में। तो आप सोचिए, जब हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हुए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जब वो पर्सन एक्चुअली में कुछ ऐसा कर रहा हो, तो वो लोगों को कितना पसंद आएगा। तो यही हम समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर इस तरीके के स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके थॉट्स में होते हैं, उनके थिंकिंग ही वैसी होती है, उनकी फीलिंग्स ही वैसी होती है, और उनके बिहेवियर में वो चीजें दिखती हैं। ऐसे लोग दूसरों को फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। द स्टडी ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज सेंट्रल टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, क्योंकि ये इस बात पे फोकस करती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ये दिखाते हैं, सिखाते हैं कि किसी अच्छी चीज से कैसे दूसरों को अच्छा किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज राइट विद सच पीपल। जैसे हम नॉर्मली लोगों की हैबिट होती है ना कि दूसरों में बुराइयां देखना, ऐसे लोगों को देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि उसकी अच्छाई के बारे में बात करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि वाह वो पर्सन कितना अच्छा है। तो इस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ कहलाती है। अब इसमें हम टॉपिक जोड़ रहे हैं वैल्यूज इन एक्शन, VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज को हम लेंगे, जो दिया गया है, हमने तो नहीं दिया है, मार्टिन सेलिगमैन का ये मेजर वर्क था जो एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क को दिखाता है कि भाई वो कौन कौन सी कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जिसपे हम फोकस करें। क्योंकि ऐसे तो न्यूमरस हैं, अगर हम आप लेके इस पर डिस्कशन करें तो हम अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बना देंगे और उसमें सारी ही चीजें बड़ी अच्छी अच्छी रखेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें वही बात करनी पड़ेगी जो मार्टिन सेलिगमैन ने कही है या क्रिस्टोफर पीटरसन ने कही है। तो ये VIA क्लासिफिकेशन जो है वो इन्होंने डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 6 कोर वर्च्यूज लिए गए, जिसके अंदर 24 स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को कैटेगराइज किया गया है। थोड़ा यह याद रखना पड़ेगा, मगर कोशिश कीजिएगा थोड़ा लिख के या कैसे भी करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी। The classification aims to be universal, applicable across cultures and based on existence research into historical, philosophical, psychological text। जो ये वर्च्यूज बनाए गए हैं, इनको इस तरीके से बनाया गया है कि सभी कल्चर्स में आप रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या है, अब यहाँ से आपको समझने से ज्यादा याद करना है, क्योंकि समझाने वाली बात तो मैंने आपको समझा दी, आप समझ भी गए कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती क्या है। सबसे पहले है विजडम एंड नॉलेज। विजडम एंड नॉलेज के अंदर आपको इनको याद रखना है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। विजडम एंड नॉलेज में आप सोचिए, ये वो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है जो हमारी नॉलेज का यूज कराने में हमें हेल्प करती है, जिसमें क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, जजमेंट, लव ऑफ लर्निंग एंड 5 पर्सपेक्टिव, इन 5 को हम रखते हैं। जिस पर्सन के अंदर नॉलेज होगा, विजडम होगा, वो ओरिजिनलिटी में बिलीव करेगा, वो आउटसाइड द बॉक्स सोचने की कोशिश करेगा, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, राइट। देन क्यूरियोसिटी, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा एक्सप्लोर करने में, नई इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने में भी उसकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा बनी रहेगी। जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, वो किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कि जो हमें सामने से नजर आई वो एक्सेप्ट कर लिया। जो लोग नॉलेज पे हाई होते हैं ना, विजडम पे हाई होते हैं, जिनका विजडम अच्छा होता है, वो लोग किसी भी बात को ऐसी सुनी सुनाई बात को नहीं मान लेते। लेकिन जिन लोगों की नॉलेज नहीं होती है, उन्हें जो बताएंगे अच्छा ऐसा होता है, मतलब उन्हें जो भी पता चल गया वो सब मान लेते हैं, उसे कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को नए स्किल्स पर, नए टॉपिक्स पे बात करने में, मास्टर करने में मजा आता है, वो नई नई चीजों को सीखना चाहते होते हैं, राइट। ऑफरिंग वाइज काउंसलिंग, सीइंग द बिग पिक्चर, ऐसे लोग हमेशा बड़ी पिक्चर देखते हैं, उस चीज को, एक जो इससे जो बात बताई गई उसका नैरो नहीं देखते, उसका विजन बड़ा कर देते हैं, उस चीज को ब्रॉड लेवल पर देखते हैं। तो ये पहली कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जो विजडम एंड नॉलेज के साथ आती है, जिसके अंदर ये 5 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं करेज की। ये एक इमोशनल स्ट्रेंथ है, अभी पहले आपने कॉग्निटिव स्ट्रेंथ पढ़ी थी, ये एक इमोशनल स्ट्रेंथ है जो हमारे गोल को एक्वायर करने में हमें तब हेल्प करती है। इमोशनल स्ट्रेंथ, जब हमें पता होता है कि किसी भी काम को हम करने जाएंगे ना तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सिर्फ दिमाग से या उसकी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। भले ही आप जानते हो कि किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हैं, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं इसमें बहुत अच्छी रिसर्च कर लूंगा, लेकिन जब आप रिसर्च में एक्चुअली उतरेंगे तो कुछ इमोशनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जहां पर आप गिव अप करने की कंडीशन में पहुंच सकते हैं। ऐसे में वो इमोशनल स्ट्रेंथ हमें जो काम करती है हमारे लिए, वो हो गई ब्रेवरी, परसिवियरेंस, ऑनेस्टी एंड जेस्ट। इनको आपको याद रखना होगा। अगेन, नॉट श्रिंकिंग फ्रॉम थ्रेट, चैलेंज और पेन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो उससे घबराना नहीं है, ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है जो करेज में आती है। जिस काम को शुरू किया बिना ऑब्स्टिकल से डरे उसको करते गए, रुके नहीं।
ऑथेंटिसिटी बनाए रखी, सच के साथ काम किया, उसमें मिक्सिंग नहीं करी, कोई मिलावट नहीं करी, और एंथुजियाज्म बना रहा, अपनी एनर्जी एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखा। ये हमारा दूसरा कैरेक्टर वर्च्यू हो जाता है। ह्यूमैनिटी, जब हम कोई भी वर्क करते हैं, खास तौर से वो लोगों से जुड़ा होता है, तो हमें एक कंपोनेंट को साथ लेकर चलना चाहिए, वो है ह्यूमैनिटी। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मगर ह्यूमैनिटी को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो एक चीज होती है जो आपको लोगों से, आपको क्राउड से अलग करती है, भीड़ से अलग करती है आपको। तो आप लव मेंटेन करके रखिए, अपना अफेक्शन एक्सप्रेस कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, उनमें लोगों के साथ में जुड़िए। अब वो रिलेशनशिप का मतलब एक रिलेशनशिप वैसा नहीं है कि दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप तब भी होता है जब आप एक जगह पर अकेले होते हैं और बहुत सारी भीड़ आपको फॉलो करती है, आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है। तो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो बनने चाहिए, और उनमें भी खास तौर से जो आपके क्लोज रिलेशनशिप है उनको आप वैल्यू दें, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करें। जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो लव, कंपैशन, काइंडनेस, ये कुछ चीजें हैं, ये साथ चलती हैं। आपको काइंड होके करना है, दूसरों की हेल्प की इंटेंशन एक्चुअली रखनी है। कभी भी किसी काम को ऐसा सोच के मत करिए कि मुझे बेनिफिट मिलेगा इसलिए मैं इस काम को करूं। जब आप अपनी काइंडनेस के साथ वर्क करेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में ग्रो कराएगी। सोशल इंटेलिजेंस, ये समझिए कि दूसरे क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन दूसरों के हिसाब से भी हमारी चीजें कई बार मोल्ड होती है जो जरूरी होती है, तो ये ह्यूमैनिटी में आ जाएगा। जस्टिस, जस्टिस के अंदर हम, ये वो सिविक स्ट्रेंथ है हमारी। जब भी हम यहाँ बात कर रहे थे तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये हमारी इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। उसके बाद हमारी सिविक स्ट्रेंथ को क्या दिखाता है, जस्टिस, यानी कि जो हम काम करें ना, वो उसमें कुछ गलत ना हो, वहां पे टीम वर्क पे हम ध्यान दें, सबको कंट्रीब्यूशन लेके चलें, एक लॉयल्टी बनाए, टीम को सपोर्ट करें इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। फेयरनेस हो, जो हमारी टीम है, जो जिसके साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी पर्सनल फीलिंग बेस्ड पर बायस डिसीजन ना हो, इक्वली सबको ट्रीट किया जाए, और लीडरशिप ऐसी हो जो कि ग्रुप में कोहेजन लेके आए, कोलैबोरेशन लेकर आए, उन्हें अलग थलग ना करें। देन उसके बाद कौन सी स्ट्रेंथ आती है हमारी, जो हमें विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस, टेम्परेंस जिसको हम कहते हैं, यानी इसमें दूसरों को माफ कर देना। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ सही करने चला था, मेरे साथ चीजें गलत हो गई, तो ऐसे में हमें फॉरगिवनेस को हाई रखना है। ह्यूमिलिटी भी होगी, लेटिंग वंस अकम्पलिशमेंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, नॉट सीकिंग द स्पॉटलाइट। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आएगी तो जहां पर हम दूसरों के काम का क्रेडिट नहीं लेंगे, उनको भी क्रेडिट मिलने देंगे, वो भी जरूरी होता है। देन प्रूडेंस, बीइंग केयरफुल अबाउट चॉइसेस, नॉट टेकिंग अनड्यू रिस्क, ऐसी चीजों को करना जो दूसरे की विलिंगनेस पर हो, हमारी डिजायर पर ना हो। सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग वंस इमोशन एंड इम्पल्सेस, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो हमारा सेल्फ रेगुलेशन है वो हाई रहे, अपने इमोशंस को हावी ना होने देना, उतना तो जरूरी है जितना इमोशनल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। देन कम सिक्स, ट्रांसेंडेंस, स्ट्रेंथ दैट फोर्ज कनेक्शंस टू द लार्जर यूनिवर्स एंड प्रोवाइड मीनिंग। ये बहुत थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है, इस वाला जो हमारा पॉइंट है ये, लेकिन ये हमें क्या समझाता है कि अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ब्यूटी, एक्सीलेंस एंड स्किल्ड परफॉर्मेंस। अप्रिशिएट करना जो चीजें, ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं, जो कि हमने अलग से मेंशन भी किया है, लेकिन फिर भी ये वही चीज है कि जो चीजें अच्छी हैं उनको अच्छे कहने की आदत डालना, और साथ ही साथ उन चीजों के लिए थैंकफुल होना, इन पर्टिकुलर होप मेंटेन करना, यानी कि बेस्ट के लिए ऑप्टिमिज्म हाई रहना अपना। देन ह्यूमर, सीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग द फनी साइड ऑफ लाइफ, ब्रिंगिंग स्माइल्स, हमें अपने चीजों को लेके टू मच प्रैक्टिकल नहीं होना है, उसमें ह्यूमर भी चलता रहना चाहिए, एंड स्पिरिचुअलिटी भी साथ में होनी चाहिए, यानी कि हैविंग कोहेरेंट बिलीव्स अबाउट द हायर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे इस क्लासिफिकेशन को जब हम समझते हैं तो। पर्सनल ग्रोथ, आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग वंस टॉप स्ट्रेंथ कैन लीड टू ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन। जब हम VIA क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये समझ पाते हैं कि कौन सी स्ट्रेंथ हमें क्या अचीव करा सकती है, तो वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमारी लाइफ में बेटर सेटिस्फेक्शन लाती है, डेवलपमेंट लाती है, इंप्रूवमेंट लाती है हर तरीके से। थेराप्यूटिक यूज भी हो सकता है कि जो हमारे स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरवेंशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी किसी भी तरीके की कमी को रिमूव कर सके, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन की तरह लेते हुए, तो ये थेराप्यूटिक यूज भी हो जाता है। एजुकेशन और वर्क में तो होते ही हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे एक टीचर को पता होता है कि क्लास में कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, तो वो उसी से उसको लीड करवाते हैं, जिससे कि जो आउटकम निकल कर आए वो अच्छा निकल कर आए। यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, द VIA क्लासिफिकेशन इज cross culturally validated, making it a tool for understanding
ह्यूमन वर्च्यू ग्लोबली। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से हर ह्यूमन में अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेंथ हो सकती है जो उसको बेनिफिट दे सकती है किसी भी तरीके से, और वो दूसरों को भी बेनिफिट करता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है समझने में कि लोग किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ से अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था जिसको हमने कवर किया आज के वीडियो में। और अब जो टॉपिक आएगा रेजिलियंस और उसकी 4 वेव्स और उसका थ्योरेटिकल मॉडल जो है रेजिलियंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। आपने देखा है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक बहुत बड़ी और मोटी सी है, तो अगर उसके टॉपिक्स पर हम फोकस करें तो फिल्टर करके काफी कम टॉपिक हमने यहाँ निकाले हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, कितना पॉजिटिव हो गए हैं आप 8 वीडियोस को देखते देखते, जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।